हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द जीएस सॉल्वर पे। पिछले कई दिनों से आप देखेंगे कि मैं घटना चक्र की जो 2025 एडिशन वाली लेटेस्ट बुक है पूर्वावलोकन की, उसमें मैं जियोग्राफी और इसके साथ-साथ एक क्लास मुझे लगता है कि बायोलॉजी की है और अदरवाइज आपको पॉलिटी की क्लासेस देखने को मिलेंगी हमारे YouTube चैनल द जीएस सॉल्वर पर। वीडियोज काफी पसंद किए जा रहे हैं आप लोगों के द्वारा, काफी लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, तो कमेंट्स पढ़ के काफी खुशी भी मिलती है कि चलिए हमारी वीडियो काफी ऐसे लोग हैं जिनको पसंद आ रही है और इससे फायदा भी उनको मिल रहा है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में भी उससे आपको फायदा मिलने वाला है। अब बात यह है कि कई लोगों का कमेंट आया कि हिस्ट्री का वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, आप हिस्ट्री का भी वीडियो लेके आइए। चूंकि पॉलिटी और ज्योग्राफी में ऑलरेडी कंटिन्यूअसली लेके आ रहा हूँ और उसके अलावे रहा बायो की बात, तो बायो का भी एक मुझे लगता है कि 1 घंटे के आसपास की वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी टैक्सोनॉमी की, यानी कि वर्गीकी की, जिसमें मैंने केवल एमसीक्यूज कवर किए हैं, वहां पर आपको कोई नोट्स देखने को नहीं मिलता है। अभी इस वीडियो में आप देखेंगे कि थंबनेल देखिए आप समझ चुके होंगे कि हिस्ट्री की ये वीडियो है और बुक भी लेटेस्ट है आपकी 2025 की। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि मैथ्स के सॉल्यूशन के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है जिसका नाम एनके मैथ्स है, अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो अगर आप मैथ्स की पीवाईक्यू सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप जरूर से ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। और इससे पहले मैं जीएस की जो वीडियो था वो भी मैं अपने मैथ वाले यूट्यूब चैनल पर ही अपलोड किया करता था और वहां पर मैंने कई सारी वीडियो अपनी अपलोड भी कर रखी है। आपने जो लोग वहां से यहाँ पर आए हैं वो जरूर देखे होंगे वहां पर भी वीडियो। ठीक है, तो हिस्ट्री की भी 1-2 वीडियो मैंने वहीं पर अपलोड की थी। अभी ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें आपको जो एनके मैथ पर मैंने वीडियो अपलोड किया है उसका और साथ में चूंकि वहां पर जो वीडियो अपलोड है वो 2024 वाले एडिशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। और 2025 वाले एडिशन में मैंने जब मिलाया तो मुझे 1 या 2 ही क्वेश्चन केवल इस चैप्टर में ज्यादा लगा, जो कि आपका यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन जो चैप्टर है, इसमें 1 या 2 क्वेश्चन बस ज्यादा है। वो क्वेश्चन मैं इस वीडियो में अपडेट कर रहा हूं और ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे अपलोड होगा, ना कि एनके मैथ्स पे। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं तो जरूर से हमारे इस यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है उसे भी प्रेस कर लें ताकि हर एक न्यू वीडियो का अपडेट आपके पास पहुंचता रहे। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो इट मे बी कि ये लंबा हो जाए, क्योंकि इसीलिए मैंने मास्टर क्लास में लिख दिया है 2-3 वीडियो इसमें कंबाइंड होंगे और जो 2025 वाले एडिशन में जो क्वेश्चन बढ़े हैं, यानी कि जो 2024 के किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे लेटेस्ट एग्जाम में, जो 2024 वाले एडिशन के बुक में नहीं दिया गया था उसको मैं यहाँ पर अपडेट कर रहा हूँ और बाकी वही आपको वीडियो यहाँ पर कंबाइन करके मैं दे रहा हूँ। फिर सेकंड क्लास में आप देखेंगे कि अगला टॉपिक जो भी है वो सेकंड क्लास में आपको मिलेगा। आई होप कि आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। वीडियो लंबी जरूर होगी लेकिन अगर वैसा पोस्ट चाहिए, अच्छा जॉब चाहते हैं, डेफिनेटली आपको विद पेशेंस पढ़ाई करनी पड़ेगी और वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। लेट मी स्टार्ट द वीडियो एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। एंड अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। स्टार्ट करते हैं। जो भी पहले 25 वाले क्वेश्चन है उसको मैं करा देता हूं, यानी कि जो लेटेस्ट क्वेश्चन है। एक चीज और, यहाँ पर नोट्स नहीं है, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं जरूर नोट्स की वीडियो अलग से ला के दे दूंगा आपको। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके बाद जो भी सेकेंड क्लास आए उसमें पहले आपको नोट्स मिले, आफ्टर दैट आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है आप देखेंगे यहाँ पर, ये भले पहला क्वेश्चन नहीं है, 59 पे है। तो जब आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे इट मे बी कि 59 दूसरा क्वेश्चन मिल जाए। यहाँ पर ये 17th बीपीएससी प्री एग्जाम 2024 का क्वेश्चन है। सवाल क्या है कि भारत चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था, यानी कि ऐसा कौन सा इसमें से चीज था जो भारत से चीन और इंग्लैंड के बीच तीनों जगह वो व्यापार में काम में लिया जाता था। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास रेशम, काली मिर्च, अफीम या फिर उपयुक्त में एक से अधिक। सवाल यही है कि भारत चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था, यानी ऐसी वस्तु जो जिसका व्यापार भारत चीन और इंग्लैंड के बीच में कहीं ना कहीं एक दूसरे को जोड़ रही थी। ठीक है, अब आप देखेंगे रेशम, काली मिर्च। हालांकि रेशम यहाँ पर आंसर इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि अगर आपको जानकारी हो तो रेशम खुद चीन में भी उस समय उपलब्ध था और रेशम का भी व्यापार कहीं ना कहीं इंग्लैंड के जो लोग थे वो चीन से भी किया करते थे। ये बात क्लियर है। इसके अलावा आप देखेंगे काली मिर्च, खास करके साउथ इंडिया से इसका व्यापार होता था।
काली मिर्च जनरली विदेशों में ले जाकर के बेची जाती थी, लेकिन चाइना का यहाँ पर कोई रोल नहीं था। बात करते हैं अफीम की, ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होने वाला है। अब बचता है अफीम अफीम या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अब उपयुक्त में आप देखेंगे कि केवल इकलौता ऑप्शन बचा है, तो एक से अधिक होने वाला नहीं है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अब अगर मैं बात करूं इसको और इलेबोरेट करने की, आप यहाँ पर देखेंगे कि अफीम जो था ये जनरली कहाँ से प्राप्त होता था। अफीम इसके साथ में अगर मैं सोरा की भी बात करूं, ये जो जनरली प्राप्त होते थे ये बिहार से उस समय प्राप्त होते थे, इसके अलावे बंगाल से। ठीक है, खासकर बंगाल और बिहार आप देखेंगे उस समय में एक ही जगह था जिसको बंगाल बोला जाता था, बाद में बिहार अलग हुआ। बंगाल में भी बिहार वाला जो इलाका था वहां से ज्यादा तौर पर मतलब अधिकांशतः अफीम और सोरा का वहां से उत्पादन होता था। और वही अफीम और सोरा जो था वो इंग्लैंड ले जाकर के कहा उसका व्यापार करता था, चीन में। क्योंकि इंग्लैंड को चीन से भी कुछ व्यापार करना था, यानी कि अपने यहाँ लाना था। जैसे आप देखोगे रेशम है, रेशम के अलावा चीनी मिट्टी का बर्तन, ठीक है, चीनी मिट्टी का जो बर्तन था, इसके अलावा मुख्य रूप से चाय। जैसे आप पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो आगे चल करके चार्टर्ड एक्ट बना 1833, उसके आसपास इनका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ था कंपनी का। लेकिन हुआ क्या था उस समय कि चाय के साथ इनका जो चीन में चाय का व्यापार था उसको नहीं समाप्त किया गया था पहली बार में, बाद में चल करके वो समाप्त होता है 1833 के बाद। यहाँ पर आप देखेंगे कि चाइना से इनको मुख्य रूप से रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन और चाय का व्यापार करना था, और इसलिए चाइना को भी कुछ ना कुछ तो व्यापार में इनको निर्यात करना पड़ेगा। और ऐसे में ये लोग क्या करते थे, चीन में क्या निर्यात करते थे, अफीम। और अफीम कहाँ से लेते थे, ये भारत से, खास करके बिहार और बंगाल के इलाके से। तो आप देखें कि अफीम ऐसा चीज है जो भारत, चीन और इंग्लैंड तीनों को एक जगह कंबाइन कर रहे हैं, यानी कि जोड़ रहा है व्यापारिक दृष्टिकोण से। तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है आप देखेंगे, पहला प्रश्न है वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था। कालीकट भारत में केरल में पाया जाने वाला एक बंदरगाह था उस समय। ठीक है, तो आपको बताना है कि वास्को डिगामा जो भारत में आया था वो कब आया था। ऑप्शन है आपके पास 1350 एडी यानी कि ईसवी, और बीसी होता तो ये हो जाता ईसा पूर्व, लेकिन एडी है यानी कि ईसवी। 1498 ईस्वी, या फिर 1530 ईस्वी, या फिर 1612 ईस्वी। अब आप ये प्रश्न देख के समझ गए होंगे कि ये छत्तीसगढ़ के पीसीएस क्वेश्चन में प्री में पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो बुक है और ये वीडियो जो है वो केवल और केवल बिहार के लिए या फिर बीपीएससी या फिर बीएसएससी के लिए नहीं है। किसी भी स्टेट के पीसीएस एग्जाम या फिर वहां के जो सबऑर्डिनेट्स एग्जाम होते हैं, जो एसएससी टाइप का होता है एग्जाम, उसके लिए ये जरूरी है। ठीक है, आपको बता दूं दोस्तों कि वास्को डी गामा जो थे ये भारत में आए थे 1498 ईस्वी में। 1498 में कब आए थे ये भी आप याद रख सकते हैं, 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचे थे। और पहुंचे कहाँ थे भारत में, केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर। ठीक है, कालीकट। अब इससे रिलेटेड एक दो चीज जो आपको याद रखना चाहिए, जो और एग्जाम्स में पूछे गए हैं, दूसरे एग्जाम्स में, फालतू की चीजें नहीं बता रहा हूं, जो दूसरे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले कि वास्को डिगामा जो आया था इसने भारत आने का समुद्री मार्ग ढूंढा था। ठीक है, और कब ढूंढा था, जब भारत पहुंचा तभी ढूंढा। तो वास्को डिगामा जो है ये पुर्तगाल का निवासी था सबसे पहली बात। कहाँ का, पुर्तगाल, यानी कि पोर्चुगीज। तो ये पुर्तगाल का निवासी था, और ये 20 मई 1498 को भारत के केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचे। और उस समय कालीकट के जो राजा थे, हिंदू राजा, उनका नाम था जमोरिन। बहुत बार ये पूछा गया है, आप याद रखिए। हिंदू राजा जमोरिन थे जिन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत भी किया, यानी कि विरोध नहीं किया। ये पहली बात। और एक चीज और आप याद रख सकते हैं कि वास्को डी गामा भारत किस रास्ते से आया था, यह भी पूछा जाता है। तो वास्को डी गामा भारत आया था केप ऑफ गुड होप के रास्ते। अब आप पूछोगे केप ऑफ गुड होप क्या है, तो केप ऑफ गुड होप, केप क्या होता है, बिल्कुल संकड़ा किनारा, ये भाग जिसके तीनों तरफ पानी हो। जैसे कन्याकुमारी भारत में है सबसे निचला हिस्सा, तो उसको केप केमोरिन हम बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही केप ऑफ गुड होप जो है ये अफ्रीका का सबसे निचला किनारा है, तो ये जगह का नाम है। ठीक है, तो इसको पार करके और ये और पूर्व की तरफ चल करके और भारत के कालीकट नामक जगह पर पहुंचा था। ठीक है, तो दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। पहली चीज कि पहुंचा कब, 20 मई 1498, कहां पहुंचा, केरल के कालीकट बंदरगाह पर।
किसने वहां पर स्वागत किया? वहां के राजा जमोरिन ने। ठीक है। और यहां से जब वापस गया अगले साल यानी कि 1499 में जब ये वापस गया कहां पर? पुर्तगाल में, तो यहां से काली मिर्च लेकर गया था वापस, काली मिर्च। और काली मिर्च वहां जाकर के बेचने से इसे 60 गुना से ज्यादा फायदा हुआ, ये भी याद रखिए। ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं और अगले सवाल पर आता हूं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन नीला जल योजना, जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी बोलते हैं, से संबंधित है? देखिए, ये जो नाम है आपके, ये अलग अलग गवर्नर जनरल्स के नाम है। ठीक है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पहला द अल्मीडा, अल्बुकर्क, डुप्ले या फिर रॉबर्ट क्लाइव। आपको बता दूं दोस्तों कि ब्लू वाटर पॉलिसी जो थी, ये फ्रांसिस्को द अल्मीडा के द्वारा लाया गया था। फ्रांसिस्को द अल्मीडा जो थे, ये भारत में प्रथम यानी कि फर्स्ट पुर्तगाली पुर्तगाली अरे पुर्तगाली गवर्नर थे। ठीक है। कौन थे? गवर्नर। पहले पुर्तगाली गवर्नर। दूसरे अल्बुकर्क थे। तो ये भारत कब आए थे? ये 1505 से 1509, 1509। ठीक है। तो ये जो थे, ये 1505 से 1509 तक भारत में पुर्तगाली गवर्नर रहे, और ये पहले पुर्तगाली गवर्नर थे। ये भारत में आए ही थे इसी उद्देश्य से कि जो हिंद महासागर का एरिया है, हिंद महासागर जिधर से होकर के केरल पहुंचा जाता है। देखो, अगर ये भारत का निचला हिस्सा है, तो आप एक मिनट, ये मान लो भारत का निचला हिस्सा है, केरल का इलाका है, तो आपको पता होगा कि ये जो एरिया है, ये सब ये हिंद महासागर का इलाका है। हालांकि इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरब सागर है, और ये हिंद महासागर है। आपको पता होगा कि इसी तरफ से ये लोग आए थे। ठीक है। तो इस तरफ से आए थे पुर्तगाली। तो ये हो गया हिंद महासागर का इलाका। अब इनका क्या सोचना था कि जिस रास्ते से पुर्तगाली भारत में आकर व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से मसाले ले जाकर वापिस दूसरे देशों में बेचने पर 60 गुना फायदा होता था, इसलिए ये चाहते थे कि इस रास्ते पर यानी कि हिंद महासागर के रास्ते, जिस रास्ते से भारत पहुंचना जाता है, उस रास्ते पर केवल और केवल पुर्तगालियों का अधिकार रहे। और ये सोच करके पुर्तगाल के जो उस समय के शासक थे, उन्होंने पुर्तगाल से गवर्नर चयन करके भारत भेजा। और इसी क्रम में पहले गवर्नर थे जिनका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और ये भारत में 1505 से 1509 तक यानी कि इतने समय तक इन्होंने भारत में अपना टाइम बिताया। ठीक है। करीब करीब आपका हो जाता है 4 साल, 3 साल का हालांकि था इनका कि 3 साल तक एक गवर्नर को रखा जाएगा, तो 3 से 4 साल ये भारत में रहे। और इन्होंने ही ब्लू वाटर पॉलिसी लाई थी, क्या सोच के? कि हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व जमाना है व्यापार की दृष्टि से। ठीक है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी ये भारत में लाए थे, इसे आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है आपके पास, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? ठीक है। तो सबसे पहले भारत में व्यापार किसने स्थापित किया? डच ने, अंग्रेज ने, फ्रांसीसी ने या फिर पुर्तगाल ने? ये आपसे पूछा गया है। तो आप क्रम याद रखिए। ठीक है। जैसे भारत में यूरोपीय कंपनियों का हम आगमन कर रहे हैं, तो यूरोपीय कौन कौन सी कंपनियां थी जो भारत आई, और क्रम क्या था, यानी कि पहले कौन आया, दूसरे नंबर पे कौन आया, तीसरे पे कौन आया? ठीक है। जैसे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है डच, अंग्रेज, पुर्तगाल या फ्रांसीसी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पोर्चुगीज यानी कि पुर्तगाल, ऑप्शन डी। आप क्रम याद रख सकते हैं। क्रम क्या है? पहले पुर्तगाल आए भारत, पुर्तगाल के बाद कौन आए दोस्त? पुर्तगाल के बाद आए डच, डच के बाद कौन से आए? अंग्रेज। तो अंग्रेज को ब्रिटिश भी लिखा जाता है। ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ब्रिटिश या फिर अंग्रेज। और ब्रिटिश के बाद कौन है? डेनिश। डेनिश जो कि हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। इनके बाद आए फ्रांसीसी। ठीक है। तो सबसे अंत में फ्रांसीसी आए। इसके बाद स्वीडिश का भी चर्चा कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है। ठीक है। अगला सवाल है, ये क्रम जरूर याद रखिए। ठीक है। हालांकि इसको याद रखने के लिए कई लोग ट्रिक भी बताते हैं कि क्या बताते हैं, पुत्र अड़ा और डैड फंसा, ऐसे करके। ठीक है। मैं आपको लिख ही देता हूं, देखो, पुत्र अड़ा, डैड क्या हुआ भाई? फंसा। ठीक है। इसमें ट्रिक में ऐसे बताया जाता है कि पुत्र जो हुआ ये पुर्तगाल हो गया और अंग्रेज हो गया। ठीक है। और डा डच, और फिर डैड कौन हो गए भाई? डेनिस ना। और फ हो गए फ्रांस, और ये सा क्या हो गया? स्वीडिश। लेकिन इसमें देखिएगा कि यहां पर ये इंटरचेंज है।
ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये जो भी बताया है वो जरूर गलत है, क्योंकि जो सही क्रम है पुर्तगाल के बाद डच आते हैं, ठीक है, फिर अंग्रेज आते हैं। क्योंकि डच जो है ये करीब करीब 1595 में, 95-96 में इनका पहला जो था ग्रुप वो इंडिया आ गया था, और अंग्रेज जो आए थे वो 1599 में। तो इनका ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन भी सही से नहीं हुआ था। 1600 ईस्वी में ये भारत आए थे, तो ये डचों के बाद आए थे, ठीक है। और पुर्तगालियों का आपका पता है कि ये 1498 में ही आ गए थे, तो ये सबसे पहले आए थे। आगे बढ़ते हैं अब। अगला सवाल, वास्को डिगामा भारत कब आया? तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया। वास्को डिगामा के बारे में और भी जो जरूरी चीजें हैं मैंने करीब करीब सारी चीजें आपको बता दी है। कई बार ये भी पूछा जाता है या आगे हो सकता है देखने को मिले, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूं, आगे क्वेश्चन में हम देखेंगे। अगला सवाल है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? देखो ये चीज मैंने पहले किसी क्वेश्चन में आपको बताया था। पुर्तगाली उपनिवेश का मतलब हुआ पुर्तगाली शक्ति जो भारत में आई थी, तो उस क्रम में भारत में पहला पुर्तगाल का वायसराय कौन था? वायसराय जिसको आप गवर्नर बोलते हो, गवर्नर जनरल, ठीक है। तो गवर्नर जनरल पहले जो भारत में थे वो कौन थे? ऑप्शन है डियाज, वास्को डिगामा, अल्मीडा या फिर अल्बुकर्क। देखिए ध्यान रखिए कि वास्को डिगामा कोई गवर्नर जनरल या फिर वायसराय नहीं थी। इन्होंने खोज किया था समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने के रास्ते का, ठीक है। और ये 1498 में भारत पहुंचे थे। डियाज, अल्मीडा और अल्बुकर्क ये तीनों कौन थे? ये तीनों ही गवर्नर जनरल थे, यानी वायसराय थे। लेकिन इनमें से प्रथम कौन था ये मैंने आपको बताया था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। और ये 1505 से 1509 तक रहे। अल्बुकर्क जो थे ये दूसरे गवर्नर थे, यानी दूसरे वायसराय हैं। कहाँ के वायसराय? पुर्तगाली वायसराय जो कि भारत में थे। और ये 1509 से और 15 तक रहे वायसराय भारत में, ठीक है। तो ये दूसरे थे। और अल्मीडा कौन थे? पहले थे। आखिरी जो थे, टोटल चार पांच हुए, आप पांच को याद रख सकते हैं। तो जो फिफ्थ के थे वो डिसोजा थे, ठीक है, अल्फांसो डिसोजा। ये आखिरी गवर्नर थे जो कि लगभग लगभग 1538 से 42 तक, यानी कि 1542 तक भारत में रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। अगले क्वेश्चन में, एक मिनट, देखिए अगला जो सवाल है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्या था कि वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किसने किया था? तो ये मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको समझा दिया था कि वास्को डिगामा जब भारत आए थे तो उस समय ये भारत में कहाँ पहुंचे थे? भारत में केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचे थे 1498 में 20 मई को। और कालीकट के जो उस समय राजा थे वो जमोरिन थे, जिन्होंने वास्को डिगामा का स्वागत भी किया था, ठीक है। और उस समय पहले से ही अरब यात्री भारत में रहा करते थे। तो जो अरब यात्री थे, यानी कि अरब के यात्री थे, ये वास्को डिगामा का जोरों शोरों से उस समय विरोध किए थे। विरोध प्रकट क्यों किए थे? क्योंकि इनको लग गया था कि भाई अगर वास्को डिगामा आ सकता है तो कल को पुर्तगाल या फिर उसके आसपास के देश के यात्री भी या फिर व्यापारी भी भारत में आएंगे, और ऐसे में अरब के जो व्यापारी थे इनका व्यापार कहीं ना कहीं कमजोर पड़ने का डर था, या फिर इनसे युद्ध करने का भी नौबत आ सकती थी। और ऐसा आगे हुआ भी, इसलिए ये उस समय जोरों शोरों से विरोध कर रहे थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये याद रख सकते हैं कि वास्को डिगामा 3 बार भारत में आए थे, ठीक है। पहला कब? 1498 में, ये पहला था। दूसरा 1500 1502, और आखिरी 1524 में। 1524 में जब ये आखिरी बार आए थे तो उसी समय इनकी मृत्यु भी हो गई थी कोचिन में, ठीक है। दिसंबर 1524 में कोचिन में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब बढ़ते हैं आगे, बीमारी के कारण मृत्यु हुई थी। अगला सवाल है कि वास्को डिगामा के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, देख सकते हैं छत्तीसगढ़ पीसीएस 2022 में पूछा गया है। सवाल क्या है कि वास्को डिगामा के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला कथन क्या है? वास्को डिगामा की 1498 में भारत यात्रा के समय कालीकट का शासक कौन था? जमोरिन। ये पहला था। आपके लिए स्टेटमेंट बताना है क्या ये सही है स्टेटमेंट या फिर गलत। दूसरा है कि प्रथम यात्रा में वास्को डिगामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा। और तीसरा है कि वास्को डिगामा ने पुनः 1501 में भारत की यात्रा की, ठीक है।
अब देखो इसमें ये सारी चीजें लगभग मैं आपको बता चुका हूं स्टार्टिंग में, अगर आपने ध्यान से देखा होगा। इसीलिए मैं कंप्लीट डिस्कशन करके चल रहा था। कंप्लीट डिस्कशन का मतलब ये नहीं कि 1 घंटे तक मैंने एक ही क्वेश्चन बताया, जितना चाहिए उतना मैंने बताया। ठीक है, आप देखेंगे कि मैंने ये बताया था कि वास्को डी गामा 20 मई और 1498 को भारत में आया, और उस समय ये कालीकट पहुंचा और वहां के राजा चमोरिन थे। तो पहला कथन तो सही हो गया। ठीक है, पहला कथन सही हो गया। दूसरी की बात करें कि प्रथम यात्रा में वास्को डी गामा लगभग 1 साल भारत में रहा। अब बताओ, 20 मई 1498 को आया और 1499 में ये वापस ही चला गया, तो क्या ये 1 साल रहा? आप बोलोगे कि नहीं रहा, 1 साल से कम रहा। ठीक है, तो 1 साल नहीं रहा यानी कि ये हो गया गलत। ठीक है, अगले की बात करें। अगला कह रहा है कि वास्को डिगामा ने पुनः 1501 में भारत की यात्रा की। मैंने आपको बताया था कि वास्को डिगामा भारत में 3 बार आए। 3 बार में पहला 1498, दूसरा मैंने आपको बताया कि 1502, और तीसरा 1524। तो ये 3 बार वो भारत आए थे, जो मैंने आपको पहले ही बताया। तो यहां पर निश्चित तौर पर तीसरा पॉइंट भी गलत है, और इस प्रकार केवल पहला सही होता है। और ये किस ऑप्शन में दिया गया है? तो आप बोलोगे ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी सही हुआ। और मैं जो पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, अगर आपको ये समझ आ रहा है तो आप जरूर वीडियो को लाइक करें, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है एनके मैथ्स, इसको सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट जरूर करें ऐसे और वीडियो देखने के लिए। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार से एसएससी सीजीएल या फिर एसएससी के किसी और एग्जाम्स की जीएस की भी कंप्लीट सॉल्यूशन करूं, तो आप जरूर मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 है, आप देखेंगे इसमें हमें मिलान करना है, यानी कि मैच करना है। इधर समुद्री यात्री का नाम दिया गया है और इधर देश का नाम दिया गया है। ठीक है, यानी कि समुद्री यात्री जो थे वो किस देश के थे या किस देश से आए थे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपको बताऊंगा। ठीक है, पहला है वास्को डी गामा। ये तो आपने पढ़ा ही है कि वास्को डी गामा कहां से आए थे? पुर्तगाल से आए थे। ठीक है, तो ए का 2 हो गया, ये बात तो क्लियर है। अब आप ऑप्शन में अगर देखो कि ए का 2 किसमें है, तो ऐसा केवल एक ही ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है, और ये ऑप्शन मैंने नहीं सेट किया है। अगर आप देखोगे इस चीज को, तो आप समझ पाओगे कि ये जो क्वेश्चन है, आप देखिए यहां पर ये आया हुआ है यूपीएससी के प्री एग्जाम में 2000 ईस्वी में। ठीक है, तो इससे ये बात तो क्लियर है कि ये ऑप्शन आपके एग्जामिनर ने ही सेट किया है। ठीक है, हालांकि ये 2000 के टाइम के एग्जामिनर थे, आज के टाइम के एग्जामिनर भी काफी क्या बोलते हैं, एडवांस हो चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शंस तो नहीं देखने को आपको आज के टाइम में मिलते हैं, लेकिन अगर मिल जाए तो आप ऐसा दिमाग चला सकते हो। वास्को डिगामा का अगर पुर्तगाल याद है तो ऑप्शन ऑप्शन बी आप सही मार्क कर सकते थे। लेकिन बाकी का क्या, बाकी भी समझ लेते हैं। देखो, क्रिस्टोफर कोलंबस, कैप्टन कुक और तस्मान, इनके बारे में आप याद रख सकते हैं। जैसे सबसे पहले वास्को डिगामा आपको पता है कि पुर्तगाल का निवासी था, और इसने भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। जनरली लोग बोलते हैं कि भारत का खोज किसने किया था, लेकिन वास्को डिगामा ने भारत का खोज नहीं किया था, भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का खोज किया था। ठीक है, तो अभी मैं ऐसे डिनोट करता हूं कि भारत पहुंचने के लिए रास्ता खोजा। कोलंबस जो थे, कोलंबस स्पेन से चलकर आया था। ठीक है, लेकिन ये भारत के लिए निकला तो था, भारत पहुंचने के लिए, भारत की खोज पर निकला था, लेकिन ये पहुंचा कहां? कोलंबस पहुंचा अमेरिका, और अमेरिका पहुंच के अमेरिका को जो लोग थे, अमेरिका के निवासी जो थे, उनको इसने रेड इंडियन कहा। ये भी आप याद रख सकते हैं, रेड इंडियन। ठीक है, तो रेड इंडियन कहाँ के निवासी को कहा जाता है? अमेरिका के निवासी को। ठीक है, तो कोलंबस स्पेन से चले थे। ये भी देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, कोलंबस स्पेन से जरूर चला था, लेकिन स्पेन का निवासी नहीं था। यानी कि कोलंबस स्पेन में आप ऐसे समझ लो कि नौकरी करता था, और वहां से जहाज लेकर के ये निकला भारत की खोज पर, लेकिन पहुंच गया ये रास्ता भटक के अमेरिका। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो कोलंबस था, ये निवासी कहाँ का था, तो इसका जन्म जो था वो इटली में हुआ था। आप याद रख सकते हैं, कई बार ये पूछा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जन्म तो इटली में हुआ था, लेकिन ये स्पेन से चलकर और अमेरिका का खोज किया था। अगला, अब देखिए कैप्टन कुक। कुक की बात करें तो कुक जो है ये ब्रिटेन के रहने वाले थे, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले थे। और कुक जो थे, इनके बारे में ये याद रख सकते हैं कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी।
ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के लिए ये रास्ते का खोज किए थे, समुद्री रास्ते का, क्योंकि ये समुद्री यात्री ही हैं। तो ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के लिए समुद्री रास्ते का खोज किसने किया था? कैप्टन कुक ने। और तस्मान जो थे ये हॉलैंड के थे, ठीक है, हॉलैंड के समुद्री यात्री थे। और खोज किसका किया? खोज किया इन्होंने न्यूजीलैंड का, ठीक है, किसका? न्यूजीलैंड का। तो ये याद रख सकते हैं, इन्होंने न्यूजीलैंड का खोज किया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने चाहिए। आगे बढ़ते हैं और आप देखोगे कि जो यूपीएससी में आपके पीटी में वर्ष 2000 या उसके आसपास के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो आजकल स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे मैं आगे आपको दिखाऊंगा अभी कुछ क्वेश्चन ऐसा जिसे देखकर आप समझ पाएंगे। अगला सवाल देखेंगे, यहां पर आपको बोला गया है निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो इधर आपको जो नाम दिया गया है ये पुर्तगाली गवर्नर्स हैं, ठीक है, या फिर पुर्तगाल के निवासी हैं, जैसे अल्फांसो डी अल्बुकर्क दूसरे गवर्नर थे ये पुर्तगाल के। और नूनो डी कुन्हा ये तीसरे गवर्नर थे पुर्तगाल के। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ये कोई गवर्नर नहीं थे, लेकिन जहाजी बेरा भारत लेकर आए थे। और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पहले गवर्नर जो कि ब्लू वाटर पॉलिसी लाए थे, ठीक है। अब आपको मिलान करना है, इधर क्या दिया गया है कि किसने क्या किया। जैसे पुर्तगाली हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय, पुर्तगाल के मुख्यालय का कोचिन से गोवा में बदला जाना, ये किसके काल में हुआ या फिर किसने किया? सितंबर 1500 में भारत का आगमन, कौन आया भारत में भाई इस समय में? ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाई? 1510 में गोवा पर आधिपत्य, ये किसने किया? तो देखो यहां पर सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। पेड्रो, चलो इस यहां से शुरू करते हैं अल्बुकर्क से। अल्बुकर्क दूसरे गवर्नर थे भारत में, और इन्होंने 1510 में गोवा पर आधिपत्य किया था, यानी गोवा पर इन्होंने कब्जा किया। तो ए जो मिलता है वो मिलता है जाके कहां पर? चौथे में। ये आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, मैंने अल्बुकर्क का टाइमलाइन बताया था कि ये 1509 से 1515 तक भारत के गवर्नर रहे, 15। तो बताओ ये किसका टाइमलाइन है? ये अल्बुकर्क का है, यानी कि इस टाइम में भारत में जो भी हुआ वो अल्बुकर्क के रिस्पॉन्सिबिलिटी पर हुआ या फिर अल्बुकर्क के नेतृत्व में हुआ। तो ये जो टाइम है 1510, ये इसके बीच का है, तो ये तो फिक्स हो गया कि भाई ये अल्बुकर्क ने किया था। अल्मीडा कब से कब तक थे? तो आपको पता है कि अल्मीडा जो थे वो भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी लाए थे तो ये आपके 1505 से 9 तक, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है, इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लाई थी भारत में। और ये मैंने पहले क्वेश्चन में ही आपको समझाया था। अब बचा नूनो डी कुन्हा और पेड्रो अल्वारेज। अब देखो पेड्रो अल्वारेज जहाजी बेरा के साथ भारत में आए थे वर्ष 1500 में, और नीनो डी कुन्हा ये थर्ड गवर्नर थे, ठीक है, भारत में पुर्तगालियों के तीसरे गवर्नर थे। और इन्होंने पुर्तगाली जो हेडक्वार्टर था यानी कि मुख्यालय, वो कोचिन से बदलकर गोवा कर दिया था। एक दो चीज आप याद रखिए, जैसे कोचिन मुख्यालय किसने बनाया था? कोचिन मुख्यालय बनाया था अल्बुकर्क ने। और कोचिन में ही पुर्तगालियों का पहला फैक्ट्री स्थापित किया गया था, ठीक है, पुर्तगाली फैक्ट्री, जो फर्स्ट पुर्तगाली फैक्ट्री थी पहला, वो कोचिन में ही 1503 में स्थापना किया गया था अल्बुकर्क के ही मदद से, ठीक है। और जो कैब्राल थे तो 1500 ईस्वी में भारत आए थे, ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को लाया था। और 1510 में गोवा पर आधिपत्य किसने किया? अल्बुकर्क ने। और उस समय गोवा पर राज्य किसका था, यानी शासन किसका था? ये आप याद रख सकते हैं, बीजापुर के एक सुल्तान थे, बीजापुर के सुल्तान, सुल्तान, ठीक है, बीजापुर के सुल्तान। देखो राइटिंग पर बिल्कुल मत जाना, बस आप याद रखिए, ठीक है। यूसुफ आदिल शाही, ये मैं सही से लिख रहा हूं, यूसुफ आदिल शाही। तो इनको हरा करके और गोवा पर कब्जा किया अल्बुकर्क ने 1510 में। तो सही उत्तर कौन सा हुआ बताओ? ए का चौथा, ए का चौथा यहां पर है, ठीक है। और नीनो दूसरा का है फर्स्ट, तो दूसरा का फर्स्ट इसी में है, यहां पर भी है। और तीसरा का क्या था? तीसरा का दूसरा था, तो ये ऑप्शन सही हो गया, ठीक है, डी का थर्ड। आगे बढ़े, अब अगले सवाल पर आते हैं। आई होप कि आप बात समझ पाए होंगे। अगला सवाल है, फिर से मिलाना है खोजकर्ता और जन्म स्थान। तो ये पिछले क्वेश्चन एक बार हमने देखा था, और ये देखो 69th बीपीएससी लेटेस्ट क्वेश्चन है बीपीएससी का 2023, और लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन है जो वहां पर आपने देखा था। कोलंबस की बात किया गया है, कार्टियर की,
फ्रांसिस ड्रेक की और फर्डिनेंड मैगलन की। देखो, सबसे पहले मैंने कोलंबस के बारे में आपको बताया था कि कोलंबस चल के तो आया था स्पेन से, यानी कि स्पेन का जहाज लेकर निकला था, लेकिन निवासी कहाँ का था, जन्म कहाँ हुआ था, इटली में। तो कोलंबस का कहाँ पर हो गया मिलान, इटली में, यानी ए का तीसरा होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो चले गए। देखो, ए का तीसरा और बी का चौथा ये दोनों में ही क्लियर है, तो बी का भी चौथा चलो मिला देते हैं कि कार्टियर जो थे वो फ्रांस के थे। तो अब इस दोनों से भी नहीं लेना देना, अब इसमें हमें चयन कर लेना है सी में। ड्रेक कहाँ के थे और मैगलन कहाँ के थे। आप ये चीज याद रखिए कि जो फर्डिनेंड मैगलन थे ये कहाँ के खोज करता थे, पुर्तगाल के खोज करता थे, पुर्तगाली खोज करता थे। तो डी कहाँ आके मिलता है, एक में। तो डी का एक यहां पर है। तो पहला ऑप्शन आपका 10वें का होता है सही। ठीक है। इसमें आपको मैंने कोलंबस के बारे में बता दिया है कि इसने अमेरिका की खोज की थी और ये इटली में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, लेकिन स्पेन से खोज करने निकले थे। कार्टियर कहाँ के थे, मैंने बता ही दिया कि कार्टियर फ्रांस की खोज करता थे, मैगलन पुर्तगाल के खोज करता थे। और अब एक बच गए, कौन, ड्रेक। ड्रेक कहाँ के खोज करता थे, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। तो सी का हो गया दूसरा, सर फ्रांसिस ड्रेक, ये कहाँ के थे, यूके के। आगे बढ़े, अब अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला पुर्तगाली या फिर पुर्तगाल देश का नहीं था। ठीक है, ये 2021 में ही पूछा गया है, तो बहुत पुराना सवाल नहीं हुआ। ठीक है, पुराना हुआ लेकिन बहुत पुराना नहीं हुआ। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन है आपके पास दुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी या फिर फरनाओ नुनीज। ठीक है, सबसे पहले आप एक चीज याद रखिए कि पुर्तगाल आने वाले में क्या इसमें कौन ऐसा है, आपसे पूछा गया था कि कौन नहीं था। बारबोसा पुर्तगाली था, मैं आपको आगे बताता हूं। सबसे पहले आंसर समझ लीजिए कि भारत आने वाला कौन सा पुर्तगाली नहीं था। इसमें आंसर होगा आपका पीटर मुंडी। पीटर मुंडी जो था ये ब्रिटिश था, यानी अंग्रेज था। और ये 17वीं शताब्दी में, 17वीं, ठीक है, यानी कि 17th, 17वीं शताब्दी में भारत आया था। काम क्या था, पीटर मुंडी बेसिकली एक लेखक थे। लेखक यानी कि राइटर। लेखक के साथ साथ ये एक यात्री भी थे, और इसके साथ साथ ये व्यापारी भी थे, व्यापार भी करते थे। तो तीन काम हो गया, लेखक, यात्री और व्यापारी। ठीक है, पीटर मुंडी वो व्यक्ति हैं, वो अंग्रेज हैं जिन्होंने सबसे पहले चीनी, चीनी यानी कि चीन देश का, ठीक है, चीन देश का चाय का टेस्ट लिया था। टेस्ट किया था यानी कि उसको चखा था। तो चीनी या फिर चीन देश के चाय को चखने वाले पहले अंग्रेज व्यक्ति कौन है, पीटर मुंडी। और इन्होंने चाय का टेस्ट कैसा लगता है ये भी अपनी पुस्तक में लिखा है, क्योंकि ये एक लेखक भी थे, यात्री भी थे। यात्रा कहाँ कहाँ किया, भारत में बात कीजिएगा तो भारत में आगरा, पटना ये प्रमुख है, और साथ ही साथ सूरत जहां पर अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी। ठीक है, तो ये दो तीन जगह है जहां पर इन्होंने मुख्य रूप से यात्रा किया। और बाकी बारबोसा के बारे में याद रख सकते हैं, बारबोसा जो था, बारबोसा अल्बुकर्क का ट्रांसलेटर था। ट्रांसलेटर यानी कि अनुवादक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। अगला सवाल, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। ऑप्शन है वास्को डिगामा, अल्बुकर्क, डियाज या फिर ऑक्सडन। देखो, वास्को डिगामा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये बस यात्री थे, ये कोई गवर्नर नहीं थे यहाँ के, ना ही वायसराय थे। ठीक है, तो वास्को डिगामा नहीं होने जा रहा है। अल्बुकर्क गवर्नर थे, ये दोनों भी गवर्नर नहीं थे, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। आप याद भी रख सकते हैं, अल्बुकर्क जो थे ये आए तो थे पहले ही, ठीक है, जहाज के कैप्टन बन के आए थे पहले ही, लेकिन जब ये गवर्नर बने, कब गवर्नर बने, 1509 से 1515 तक ये भारत में पुर्तगाली गवर्नर जनरल थे, यानी कि वायसराय थे। और इनका मुख्य कार्य क्या है, सबसे पहले तो कोचिन में इन्होंने पहला, यानी कि पहला पुर्तगाली दुर्ग कह लो या फिर फैक्ट्री कह लो, दोनों ही कोचिन में बनाया गया था। ठीक है, फैक्ट्री कब बना था, 1503 में बना था, इन्हीं की मदद से बना था, हालांकि ये उस समय गवर्नर जनरल नहीं थे। ठीक है, दूसरा काम इन्होंने क्या किया था कि 1510 में गोवा पर विजय प्राप्त किया, गोवा पर विजय। तीसरा इन्होंने सलाह यह भी दिया था
अपने जो पुर्तगाली इनके व्यापारी थे उनको कि भाई भारत में शादी करो, इससे होगा क्या कि भारत में ये अस्थायी तौर पर अपना व्यापार बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इन्होंने बताया था किसके लिए, जो पुर्तगाल के रहने वाले थे उनके लिए। ठीक है, और इन सभी कारणों से इनको भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, ये आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहां पर नहीं लिखा गया है। पहला कि पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, ये तो सरासर गलत है। अभी मैंने समझाया कि 1510 में अल्बुकर्क ने ही गोवा पर कब्जा किया था और जीता भी था। हराया किसको था? आदिल शाही को। ठीक है, यूसुफ आदिल शाही, जो कि बीजापुर के सुल्तान थे। दूसरा, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में 1746 में मद्रास पर कब्जा किया गया और ये आईएएस प्री एग्जाम 2003 में पूछा गया है। तो आंसर तो आपको पता चल ही गया कि ऑप्शन ए सही है, क्योंकि 1499 में बोला गया है गोवा पर कब्जा किया, जबकि 1510 में कब्जा हुआ था। तो ये गलत है, इसका सही क्या हुआ कि 1510 में कब्जा हुआ। बाकी ये सारे सही हैं। अंग्रेजों ने पहला कारखाना, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत में यानी कि साउथ इंडिया में पहला कारखाना कहां पर स्थापित किया? मछलीपट्टनम, जिसको आप किताबों में देखिएगा तो मसूलीपट्टनम ही लिख के आता है। ठीक है, मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश का इलाका है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का। और अगर केवल भारत में पूछा जाए कि भारत में अंग्रेजों ने पहला कारखाना, भारत में, ये दक्षिण भारत है, ध्यान रखिएगा, भारत में पहला कारखाना कहां पर खोला गया अंग्रेजों द्वारा? सूरत, जो कि गुजरात के नजदीक का है या फिर गुजरात का इलाका है, तो सूरत में पहला कारखाना इन्होंने खोला। मसूलीपट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश में है, तो दक्षिण भारत में पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में खुला। ठीक है, और 1633 में इसने उड़ीसा के बलानसेर, बालासेर है शायद, बालासेर, ठीक है, बालासोर में अपना कंपनी बनाया। ठीक है, और डुप्ले, डुप्ले कौन था? डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर था। ठीक है, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। तो डुप्ले ने 1746 में मद्रास पर कब्जा जरूर किया था और जीता भी था, और इसमें डुप्ले का साथ किसने दिया था? मॉरिशस के एक फ्रांसीसी गवर्नर थे। ठीक है, मॉरिशस, मॉरिशस में भी उस समय फ्रांस का ही कब्जा था। तो मॉरिशस में जो फ्रांसीसी गवर्नर थे वो डुप्ले के साथ मिलकर के 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। ठीक है, और उस समय मद्रास में अंग्रेजों का हुकूमत था, ऐसा आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया? ठीक है, यानी कि प्रथम फैक्ट्री या फिर दुर्ग, दोनों हालांकि अलग अलग चीज है। उत्तर में आप देखेंगे ऑप्शन है अंजीदीव में, कन्नानौर में, कोचीन में या फिर गोवा में। हालांकि मैंने आपको बताया था कि पुर्तगालियों द्वारा भारत में जो पहला फैक्ट्री खोला गया या पहला दुर्ग खोला गया, ये 1503 में खोला गया था अल्बुकर्क की मदद से। कहाँ खोला गया था? कोचीन में खोला गया था। ठीक है, कहाँ? कोचीन में। हालांकि आप इस डायग्राम में ये समझ में आए तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर है कोचीन, ये जो है पार्ट ये कोचीन का है। ठीक है, और 1503 में यहाँ पर, हालांकि 1502 दिखाया है तो 2 से 3 वही आसपास टाइम रहा होगा जब इन्होंने पहला अपना फैक्ट्री कोचीन में बनाया था। बाकी कहाँ कहाँ पर था ये आप देख ही सकते हैं। ये कालीकट हो गया आपका। ठीक है, गोवा यहाँ पर 1510 जब अधिकार हुआ इनका, और भी कई सारी जगह हैं जहां पर इनका अधिकार था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम व्यापारिक केंद्र, यानी कि कौन सी यूरोपीय कंपनी थी, यानी कि यूरोप के कौन से ऐसे व्यक्ति थे या यूरोप के किस देश के लोगों ने भारत में पहला व्यापारिक केंद्र बनाया? ये तो आप आगमन से ही याद रख सकते हैं कि पहले कौन आए? पुर्तगाली आए। इसके बाद कौन आए? पुर्तगाली के बाद आप वो पुत्र अड़ा वाला याद है ना, इसके बाद डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद कौन आए? अंग्रेज के बाद डेनिस, डेनिस के बाद फ्रांसीसी। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सा है जो पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था?
बांदेल की फैक्ट्री, चिनसुरा की, श्रीरामपुर की या फिर हुगली की? तो आपको याद होगा दोस्तों, बंगाल में जो एक सवाल कई बार पूछा जाता है, आगे आपको देखने को मिलेगा, इसलिए मैं अभी नहीं बोल रहा हूं। हालांकि फिलहाल इस क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं। तो बंगाल में जो फैक्ट्री थी जो केवल पुर्तगालियों द्वारा बनाई गई थी, वो है हुगली। ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हुगली में या फिर कोई ऐसा चीज बता दिया गया तो वहां इनके द्वारा ही केवल बनाया गया था। ऐसा भी हो सकता है कि हुगली में अंग्रेजों द्वारा भी फैक्ट्री बनाया गया हो, या फिर डचों द्वारा भी बनाया गया हो, या फिर फ्रांसीसियों द्वारा भी बनाया गया हो। सवाल यहाँ पर बस ये है कि बंगाल का वह कौन सा स्थान है जहां पुर्तगालियों ने अपना फैक्ट्री बनाया था। ऐसा नहीं है कि वहां केवल पुर्तगालियों ने बनाया था, अंग्रेजों ने नहीं बनाया था, या किसी और देश की कंपनी ने नहीं बनाया था। ठीक है। तो हुगली जो कि पश्चिम बंगाल का ही इलाका है, जिला है, वहां पर पुर्तगालियों ने अपना फैक्ट्री बनाया था, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है। और कब बना था या फिर किसने बनाया था? तो पुर्तगालियों के जो तीसरे गवर्नर थे, थर्ड गवर्नर, जिनका नाम था नूनो द कुन्हा। ठीक है, नाम क्या था? नूनो द कुन्हा। इसने हुगली में फैक्ट्री स्थापित की थी, ये आप याद रख सकते हैं। हुगली के साथ साथ मद्रास में भी इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की थी। अगला सवाल है पांडिचेरी, जिसे वर्तमान में हम पुडुचेरी बोलते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, या फिर पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला दूसरा यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, या फिर अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा किया ही नहीं? इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है, गलत नहीं बताना है। ठीक है। देखो, एक चीज याद रख लीजिए कि जो पुर्तगाली थे वो पहले भारत में आए थे, और जितने भी मुख्य मुख्य इलाके थे जो खास करके समुद्री तट से जुड़े हुए थे, सब जगह इन्होंने अपना कब्जा किया या फिर अपना वहां पर कारखाना बनाया। ठीक है। तो इस क्रम में पुर्तगाली जो थे ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पांडिचेरी में पर कब्जा किया। ठीक है। और दूसरे कौन थे? देखो, तो ये तो सही हो गया कि पुर्तगाली पहले थे, पहला तो सही है, यानी कि पहला जिस ऑप्शन में होगा वही सही होगा। तो ये दोनों तो गलत हो गया। ठीक है। अब बाकी दो की हम बात कर लेते हैं। देखो, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला दूसरा यूरोपीय शक्ति कौन था? फ्रांसीसी। ये गलत है, क्योंकि फ्रांसीसी से पहले तो अंग्रेज और डच आ चुके थे। ठीक है। तो फ्रांसीसी दूसरा कैसे हो सकता है? निश्चित तौर पर यह गलत होगा। आप याद रख लीजिए कि पुर्तगाली के बाद डच दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने पांडिचेरी पर कब्जा किया, और अंग्रेजों ने भी कब्जा किया था, यह भी याद रख लीजिए। ठीक है। अंग्रेजी जो कंपनी थी उसने भी कब्जा किया था। यहां पर कह रहा है कि अंग्रेजों ने कभी कब्जा किया ही नहीं था। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, केवल पहला सही है, तो ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है। अब इसमें एक दो चीज आप याद रख सकते हैं। ठीक है। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट जो पांडिचेरी था वो फ्रांसीसियों के लिए था, क्योंकि फ्रांसीसियों को जो ज्यादातर व्यापार हुआ वो पांडिचेरी से ही हुआ। ठीक है। कहां से? पांडिचेरी से। अब अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेजों ने 1761 में पांडिचेरी पर अधिकार किया था। ठीक है। अधिकार तो उससे पहले भी एक बार लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उस समय जीत नहीं पाए थे, डुप्ले के टाइम में। ठीक है। लेकिन 1761 में फाइनली इन्होंने फ्रांसीसियों को हराकर पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया था। और फिर 1764 में जब संधि हुई, कौन सी संधि? आप संधि भी याद रख सकते हैं, पेरिस की संधि। 1764, 64 नहीं, 63 में हुआ था ये। 1763 में जब पेरिस की संधि हुई, तो उस संधि में, पेरिस की संधि में वापस लौटा दिया इन्होंने पांडिचेरी, किसको? फ्रांसीसियों को। तो 1761 में अंग्रेजों ने इस पर अधिकार किया था, तो ये तीसरा आपका गलत है। दूसरे डच थे और पहले पुर्तगाली थे, ये याद रख लीजिए। 18वां सवाल है, देखो, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। ये जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी में भी आ चुका है। ठीक है। शायद 64वीं या फिर 65वीं बीपीएससी में ये आया था। ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि 1995 का क्वेश्चन जो यूपीएससी पीटी में पूछा गया, वो इधर बीपीएससी के प्री में आया आकर के 69वीं में, 69वीं नहीं, 65वीं में। ठीक है। तो सवाल था कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? देखो, हुगली में जो फैक्ट्री था वो तो पुर्तगालियों का ही था, ये आपको पता भी था। और लूटपाट का काम पुर्तगाली ही किया करते थे। पुर्तगालियों का एक
कार्टेज व्यवस्था चलता था, ठीक है, कार्टेज, कार्टेज व्यवस्था। कार्टेज क्या होता है? कार्टेज का मतलब परमिट लेना, ठीक है, परमिट का मतलब कुछ पैसा दे करके और इजाजत लेना। तो आपको पता था कि जो अ, अल्मीडा था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो कि पहले गवर्नर थे, फर्स्ट गवर्नर पुर्तगाल के भारत में, इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लाई थी। आपको याद है ब्लू वाटर पॉलिसी? और इनके टाइम में हिंद महासागर में लगभग लगभग पुर्तगालियों का ही आधिपत्य चलता था, और उस समय इन्होंने कार्टेज व्यवस्था लाया था कि हिंद महासागर में अगर व्यापार करना है आपको, तो आपको क्या करना होगा? पुर्तगालियों से परमिट लेना होगा, ठीक है। जो पुर्तगाली थे या फिर पुर्तगाली गवर्नर, जो आपके कौन ब्लू वाटर पॉलिसी लाने वाले हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, उनसे क्या लेना पड़ेगा? परमिट लेना पड़ेगा, जिसको हम बोलते थे कार्टेज व्यवस्था, ठीक है, काफिला कार्टेज व्यवस्था। तो परमिट लेने पर होता क्या था कि पुर्तगाल के जो गवर्नर थे उनको कुछ राशि दी जाती थी, और परमिट मिलने पर ये लोग सुरक्षा प्रदान करते थे कि ठीक है भाई, आप हिंद महासागर के रास्ते आओ, व्यापार करो, और हम आपकी सुरक्षा करेंगे, ठीक है। और अगर आप नहीं लेते हैं तब क्या होता था? तब यही लोग लूटपाट कर देते थे। इन्हीं का जो गुट होता था वो हुगली में जाकर के लूटपाट कर देता था, जो हुगली का इलाका था, ठीक है। तो ये काम कौन करते थे? पुर्तगाली करते थे, ठीक है। यहां तक कि जो अकबर थे उनको भी हिंद महासागर में आकर के व्यापार करने के लिए या फिर घूमने ही जाना हो, या जिस मकसद से वो गए हो, उनको परमिट लेना पड़ा था पुर्तगालियों से, ठीक है। अगला और सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु, ये सेम क्वेश्चन है तो इसको हम देखो, है ना, बीपीएससी में आया हुआ है, 65th बीपीएससी में, पीटी में 2019 में, और वहां 1995 में पूछा गया था। तो अगला सवाल और आखिरी सवाल इस क्वेश्चन का, कि निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? देखो कलकत्ता बेसिकली, आप इसको मैं अच्छे से समझा देता हूं, आप याद रखिएगा। देखो, बंगाल के एक सूबेदार थे जिनका नाम था अजीमू शान, ठीक है, अजीमू शान। ये जो थे, इन्होंने 3 गांव दान किया था व्यापार करने के लिए, दान किया या फिर किराए पर दिया, जैसे आप समझ लो। तीनों गांव में पहला गांव तो था जिसको उस समय कालीकत्ता कहा जाता था, दूसरा जो था वो आपका सूतानती था, और तीसरा जो था वो गोविंदपुर। ये तीनों ही वेस्ट बंगाल का इलाका है और आसपास का इलाका है, यानी कि एक दूसरे से सटा हुआ है। और ये तीनों जो इलाका है, ये तीनों बंगाल के जो सूबेदार थे अजीमू शान, इन्होंने दान में दिया किसको? जॉब चरनॉक को। अब जॉब चरनॉक ने क्या किया कि वहां व्यापार करते करते धीरे धीरे इन तीनों को मिलाया, और इन तीनों को मिला के कलकत्ता नामक शहर बसा दिया, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं कि कलकत्ता का जो संस्थापक था वो जॉब चरनॉक था, ठीक है। हालांकि जो कलकत्ता का हाई कोर्ट है या फिर वेस्ट बंगाल का, वो बाद में इसको खारिज कर दिया कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, जॉब चरनॉक के आने से पहले भी तो कलकत्ता था। तो हम ये कैसे मान लें कि भाई जॉब चरनॉक ने ही उसका स्थापना किया था? लेकिन सवालों और जवाबों में आप ये याद रखिए कि जॉब चरनॉक ने, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार नहीं, ठीक है। और आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस के मेंस में ये 2004 में क्वेश्चन आया है, हालांकि बाद में भी ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि कलकत्ता का स्थापना किसने किया? जॉब चरनॉक ने, आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। है, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना किया गया था? पहला जो नगर निगम बनाया गया था वो कहाँ बनाया गया था? ऑप्शन है कोलकाता, बॉम्बे, दिल्ली या फिर मद्रास। दोस्तों, जो नगर निगम था भारत में पहला, वो बनाया गया था मद्रास में। मैं चाहूंगा कि आप जरूर से एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर करने की कोशिश करें, अगर आपने सिलेबस पढ़ रखा है, यानी कि ये चैप्टर पढ़ रखा है तो, ठीक है। और बाकी चीजें नोट जरूर करें, जो भी मैं बताता हूं वो सारे नोट जरूर करें, क्योंकि जो भी मैं बातें करता हूं अपनी जीके की वीडियो में, उसमें एक्स्ट्रा वही चीज बताता हूं जो बाकी और किसी एग्जाम में पूछे गए हों या फिर पूछने के चांसेस हो। देखो, मद्रास नगर निगम की स्थापना हुई थी वो 1688 में की गई थी, किसके द्वारा? फ्रांसिस डे द्वारा, ठीक है, फ्रांसिस डे। तो मद्रास की स्थापना 1688 में फ्रांसिस डे, मद्रास नहीं बल्कि मद्रास नगर निगम, ऐसे याद रखिए। और भारत का पहला नगर निगम भी मद्रास ही हुआ।
अगला सवाल है आपके पास, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी किन कंपनी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की, यानी संयुक्त पूंजी वाली कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की? पुर्तगालियों ने, डचों ने, फ्रेंच ने या फिर डेनिश ने? देखो, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का मतलब क्या हुआ, जैसे आप देखेंगे कि पुर्तगालियों में क्या हुआ कि पहले वास्को डिगामा आए, अपने अकेले अकेले आ गए। ठीक है, कोई कंपनी नहीं आई थी या कुछ व्यापारियों का ग्रुप नहीं था। ठीक है, लेकिन यहाँ बात की जा रही है कंपनी की। तो भारत में अगर कंपनी का आगमन देखेंगे तो सबसे पहले तो 1600 ईस्वी की बात आती है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। कब हुआ भाई? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में, यानी कि ब्रिटेन में हुआ। ठीक है, और ये लोग भारत में आए 1600 ईस्वी में या फिर 1600 ईस्वी के बाद। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई 1600 ईस्वी के आसपास। इसके बाद तो देखो, अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? ये कई व्यापारियों का समूह था। ठीक है, व्यापारियों का समूह। जैसे कुछ व्यापारी क्या हुए वहां पर आपको बताते हैं, इंग्लैंड में कुछ व्यापारी मिल करके और अपनी पूंजी एकत्रित किया, और एकत्रित करके और एक कंपनी का गठन किया जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में पड़ा। ठीक है, पूंजी कितनी थी? देखो, 68,373 पाउंड, इतना पाउंड का पूंजी उन्होंने इन्वेस्ट किया था। तो ये हुआ संयुक्त पूंजी लगाना, किसमें? ईस्ट इंडिया कंपनी में। ठीक है, तो ये कंपनी तो आपको पता है कि भारत में कब आई। और ऐसे ही डच की भी अपनी कंपनी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये हो गई अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और डच की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये 1602 में आई थी। डच बेसिकली हॉलैंड या फिर नीदरलैंड के निवासी थे, नीदरलैंड के निवासी थे। ठीक है, तो डच जो थे वो 1602 में भारत आए, जबकि अंग्रेज इससे पहले आए थे। तो अगर यहाँ ऑप्शन में आपका अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रहता तो वो आंसर होता, लेकिन ऑप्शन में वो नहीं है, तो फिर हम डच को आंसर लगाएंगे, क्योंकि डच 1602 में इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? कथन है आपके पास, पहला, आधुनिक कोच्चि, जिसका पुराना नाम कोचिन हुआ करता था, उसकी बात किया जा रहा है। तो आधुनिक कोच्चि जो है वो भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, यानी कि वहां पर डचों का शासन चलता था। अगला सवाल है, अगला ऑप्शन है आपके पास, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। अगला है, आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। और आखिरी है, आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। देखो, इसमें सही पूछ रहा है। देखो, ब्रिटिश तो सभी जगह लगभग अपना फैक्ट्री स्थापित किया और सभी जगह इन्होंने व्यापार भी किया। अंग्रेजों की बात की जा रही है, तो ऑप्शन डी तो गलत है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोच्चि में उनका उपनिवेश नहीं था। ठीक है, अब पहला ऑप्शन था आपके पास कि आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। यह भी गलत है, स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश नहीं था। डच तो पहले ही चले गए, बहुत पहले चले गए डच। ठीक है, आखिरी तक, स्वतंत्रता तक भारत में केवल अंग्रेज रहे और साथ ही साथ पुर्तगाली जो कि गोवा में रहे। ठीक है, तो यहाँ पर डच का ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण कराया। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी ऐसे भी गलत है, क्योंकि इसमें कह रहे हैं कि पहले डच उपनिवेश था और बाद में पुर्तगालियों ने अधिकार किया। पुर्तगाली पहले आए थे डच से। ठीक है, और कोचिन में उन्होंने अपना पहला फैक्ट्री भी बनाया था, अगर आपको याद हो। पुर्तगाली जो थे दोस्तों, पुर्तगालियों ने पहला अपना जो फैक्ट्री बनाया था वो कहाँ बनाया था? कोचिन में बनाया था। और कब बनाया था? ये 1503 में अल्बुकर्क की मदद से बनाया गया था। दूसरी फैक्ट्री इनकी 1505 में कुन्नूर में बनी। तो 1503 काफी पहले का समय है, डच उसके बाद आए थे। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि ऑप्शन बी सही हो रहा है, क्योंकि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया था कोचिन में। ठीक है, और फिर उन्होंने वहां अपना फैक्ट्री भी बनाया और साथ ही साथ एक किला बनवाया जिसका नाम रखा उन्होंने फोर्ट विलियम्स। क्या नाम रखा? फोर्ट विलियम्स। और ये घटना कब घटी? 1663 में। 1663 में डचों ने कोचिन में पुर्तगालियों को पराजित किया और अपनी फैक्ट्री के साथ साथ वहां एक किला का भी निर्माण कराया। अगला सवाल है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जिसमें ऑप्शन आपको, और ये देखो 2022 में आपको प्री के एग्जाम में पूछा गया है।
डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां अथवा गोदाम स्थापित किए। देखो, डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों, ठीक है, यानी पूर्व के जो तटीय क्षेत्र थे उनकी बात की जा रही है, और वहां पर कह रहा है कि यानी कि ये लगभग लगभग उड़ीसा के आसपास का बात हो रहा है। गजपति शासकों, गजपति जो शासक थे ये भी उड़ीसा के आसपास में ही शासन करते थे, द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां या फिर गोदाम स्थापित किए। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। इनमें से कौन सा सही है ये हमें बताना है, कौन सा सही है। देखो, सबसे पहले अगर बात करें हम गजपति शासकों का, तो इनका 16वीं शताब्दी तक लगभग लगभग शासन समाप्त हो चुका था, ठीक है। 16वीं शताब्दी के मुझे लगता है कि 16 थी, 16वीं शताब्दी के मध्य में ही लगभग इनका शासन समाप्त हो गया था। तो यहां पर ये बात तो हटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहां पर बात क्या कह रहा है कि डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्री स्थापित किए, जबकि डच जो आए थे वो इनके बाद में आए थे, ठीक है। अब यहां पर मान लो डच जो आए थे वो 16वीं शताब्दी के आखिरी में आए थे, ठीक है, यानी कि 1595 के आसपास इनका पहला जो आ, लोगों का पहला समूह था वो भारत में आया, ठीक है। और डच का जो कंपनी का स्थापना हुआ यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी आपको पता है कि ये 1602 में स्थापना हुआ। तो इनकी जो कंपनी थी वो तो और बाद में भारत में आई, ठीक है, और जब कंपनी आई उसके बाद ही इनका फैक्ट्री बना। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि डचों के भारत आने से पहले ही गजपति शासकों का शासन समाप्त हो चुका था। तो गजपति शासकों से जमीन लेकर और वहां फैक्ट्री बनाने का काम ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि बीजापुर सल्तनत से गोवा छीना था किसने? अल्बुकर्क ने। तो ये मैंने पिछली पार्ट में भी बताया था कि अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा पर अपना अधिकार किया था, और बीजापुर के जो सुल्तान थे उनसे यह उनको हरा करके और यहाँ पर यानी कि गोवा में इसने अपना अधिकार किया था, अल्बुकर्क ने, ठीक है। और आखिरी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन पर एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। ये भी सही है, ऑप्शन तीसरा जो है आपका वो भी सही है, ठीक है। यानी कि आप देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो मद्रास में अपनी फैक्ट्री बनाई, उसके लिए उन्होंने क्या किया था? मद्रास के एक प्रतिनिधि से, ठीक है, यानी कि एक जमींदार से आप ऐसे समझ सकते हैं, जमीन का एक टुकड़ा लिया और वहां पर अपनी फैक्ट्री बनाई, और बाद में मद्रास में उन्होंने सेंट जॉर्ज नामक किला भी बनाया था, ठीक है। किसने? अंग्रेजों ने। सेंट जॉर्ज ये किले का नाम है। अगला सवाल है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सफलता का राज क्या था? यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी सफल क्यों रही? बाकी देशों के जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे या फिर कंपनियां भारत में व्यापार करने आई, वो उतना उस हद तक सफल नहीं हो सकी जितना कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी सफल हुई। पहला ऑप्शन है भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, ठीक है। अगला है आपके पास भारत में कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, और भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप उन्हें कोई अच्छा वेतन अपनी सेवा में लगा सकता था, और उपयुक्त तीनों। देखो, पहला तो निश्चित तौर पर भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, क्योंकि उस समय लोकतंत्र नहीं था भारत में। अलग अलग राजाओं के अलग अलग अपना एरिया हुआ करता था, मुगलों का अलग एरिया था, राजपूतों का अलग एरिया था। तो इस सभी चक्कर में होता क्या था कि सभी लोग अपने राज्य को बचाने के चक्कर में थे, राष्ट्रीय भावना की कमी थी। तो ये तो सही है ही। कंपनी की जो सेना थी यानी कि अंग्रेजी सेना जो थी, उनको पश्चिमी यानी कि पश्चिमी देशों से प्रशिक्षण जो मिला था और उनके पास आधुनिक हथियार भी थे, ये भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना की कमी थी ही निश्चित तौर पर, साथ ही साथ उन्हें अच्छा वेतन भी नहीं मिल पा रहा था। अच्छा वेतन जो मिलता था वो लोग अंग्रेज की सेना में शामिल हो जाते थे, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर फाइनली सही होगा, तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27।
निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? यानी ब्रिटिश कंपनी में आपको पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका गठन 31 दिसंबर और 1600 ईस्वी को फाइनली हुआ था, जब महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इनको अधिकार पत्र दिया था। किसको? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का जो अधिकार पत्र मिला था, तो उस समय 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को उनका यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिकारिक तौर पर गठन हुआ। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपके पास जैसे ऑप्शन है लिवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट और ओस्टेंड कंपनी। तो सबसे पहले भारत में जो कंपनी आई थी अंग्रेजों की तरफ से यानी कि ब्रिटिश की तरफ से, वो है लिवेंट कंपनी। ठीक है, और इसी को पहला अधिकार पत्र भी प्राप्त था। ध्यान रखिए कि लिवेंट कंपनी जो थी ये स्थल मार्ग से भारत में आई थी, और आपको पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जल मार्ग से भारत में आई थी। और आपको पता है कि जब जल मार्ग ढूंढ लिया गया भारत आने के लिए, तब स्थल मार्ग उतना प्रचलन में नहीं था। स्थल मार्ग पहले प्रचलन में था जब जल मार्ग की खोज नहीं हुई थी भारत आने के लिए। ठीक है, तो लिवेंट कंपनी जो थी ये 1592 में ही स्थल मार्ग से भारत आई हुई थी। ठीक है, तो लिवेंट कंपनी पहली कंपनी हुई जो भारत में अंग्रेजों की तरफ से यानी कि ब्रिटिश की तरफ से आई थी। बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी के मैंने इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, और बात करें द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, इसका गठन 1698 में किया गया था। ठीक है, और ये भी ब्रिटिश संसद द्वारा ही किया गया था। आगे बढ़ते हैं। लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? यानी कि जब लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, कब गठन हुआ दोस्तों? ये हुआ 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। तो इस टाइम पर भारत में कौन बादशाह थे? अकबर थे या फिर जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो देखो, अगर सबका टाइमलाइन आपको याद है तो आप इजीली बता पाओगे। जैसे जहांगीर का आप देखोगे कि ये 1605 में राजा ही बने थे, 1627 तक रहे लगभग। ठीक है, तो जहांगीर तो निश्चित तौर पर नहीं रहेगा, और इनका बात ही हटा दो, ये और उसके बाद के हैं। ठीक है, अकबर की बात करोगे तो अकबर कब से कब थे? आपको पता होगा कि अकबर जो राजा बने थे ये 1556 में राजा बने थे और 1605 तक ये राजा रहे। ठीक है, 1605 में ही जहांगीर राजा बन गए। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि ये जो टाइम लाइन है 1600 ईस्वी, ये इसके बीच में आ रहा है, 1556 और 1605 के बीच में। तो निश्चित तौर पर इसका ऑप्शन ए सही है। जो अकबर थे ये उस समय भारत के भारत के बादशाह थे जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। अगला सवाल है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? देखो, अकबर शासनकाल कब था? 1605 तक। ठीक है, 1556 से। शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सर्वप्रथम जो कारखाना स्थापित हुआ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो कहां पर स्थापित हुआ और कब हुआ? तो आपको पता होना चाहिए कि देखो, पहला कारखाना इनका जो, देखो दो टाइप से आप याद रख सकते हैं। एक तो इनका अस्थायी कारखाना खुला था और एक अस्थायी यानी परमानेंट। तो अस्थायी इन्होंने 1611 में मसूलीपट्टनम में खोला था। मसूलीपट्टनम कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। और अस्थायी कारखाना इनका पहला खुला 1613 में, कहां पर? सूरत, गुजरात। ठीक है, सूरत। तो मुझे यहां सूरत लिखना है। ठीक है, तो अब हम बात करें इन दोनों में से किसी को भी ले लो, तो देखो अकबर के टाइमलाइन के अंदर नहीं आता है, ये शाहजहां में भी नहीं आता है, औरंगजेब में भी नहीं आता है। जहांगीर मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि 1605 से 1627 तक ये थे भारत में। ठीक है, बादशाह के पद पर। तो ऐसे में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके पहले जो कारखाना था भारत में वो जहांगीर के टाइम पर ओपन किया गया। और आपको बता दें कि 1609 ईस्वी में जो कैप्टन हॉकिंस था, ठीक है, हॉकिंस, हॉकिंस ये जहांगीर के दरबार में आए थे। किस लिए आए थे? इस उद्देश्य से कि इनको जहांगीर से चाहिए था परमिशन। किस बात की परमिशन? सूरत में फैक्ट्री खोलने की। लेकिन इनको परमिशन नहीं दिया गया उस समय। फिर 1611 में दूसरे गवर्नर आए या फिर दूसरे अंग्रेजी व्यक्ति जहांगीर के दरबार में आए और उनको फाइनली परमिशन मिला। ठीक है, और परमिशन मिलने के बाद 1613 में
सूरत में पहली फैक्ट्री इनकी स्थापित हो गई। अगला सवाल है कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री, अभी मैंने बताया आपको, सूरत में, ठीक है, सूरत में स्थापित हुई। अच्छा, 1 मिनट। हाँ ठीक है, क्योंकि अगर अस्थाई कहता तो मसूलीपट्टनम आंसर हो जाता, लेकिन यहां पर उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था? देखो, सवाली एक जगह है जो कि सूरत के नजदीक पड़ता है। सॉरी यार, सूरत के नजदीक पड़ता है। आपको मैंने बताया था कि जो जहांगीर थे, जिनका शासनकाल 1605 से 27 तक रहा, इनके समय में 1609 में एक व्यक्ति आया जिसका नाम कैप्टन हॉकिंस था। ठीक है, हॉकिंस किस लिए आए थे इनके दरबार में? कि सूरत में एक फैक्ट्री बनाना था अंग्रेजों की, उसके लिए ये ऑर्डर लेने आए थे, परमिशन लेने आए थे, अनुमति मांगने, लेकिन इन्हें अनुमति नहीं मिली। ठीक है, दूसरे व्यक्ति जब 1611 में अनुमति लेने आए तो उन्हें फाइनली अनुमति मिली, लेकिन हुआ क्या कि अनुमति मिलने के बाद पुर्तगालियों ने विरोध किया कि नहीं भाई, सूरत में हमारा फैक्ट्री है पहले से, हम यहाँ फैक्ट्री नहीं बनाने देंगे किसी को। तो ऐसे में अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में युद्ध हुआ। ठीक है, कहां पर? स्वाली नामक स्थान पर। ठीक है, स्वाली नामक स्थान पर हुआ, और इसमें अंग्रेजों के जो नेतृत्व कर रहे थे, अंग्रेजी सेना के जो नेतृत्व कर रहे थे, उनके बारे में आपसे पूछा गया है कि वो कौन थे। तो देखो, हॉकिंस को तो परमिशन ही नहीं मिला। ठीक है, और ये तो बहुत बाद के हैं इन। और यहां पर बात करें कि जो सवाली में लड़ाई हुई थी, ये सूरत में फैक्ट्री खोलने को लेकर के हुई थी। ठीक है, और जब अंग्रेजों और पुर्तगालियों में लड़ाई हुआ तो अंग्रेजों की जीत हुई, और ऐसे में 1613 में सूरत में कारखाना स्थापित किया गया। और अंग्रेजों के जो उस समय नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है, यानी कि जो कैप्टन थे वो थे थॉमस बेस्ट। तो थॉमस बेस्ट ने स्वाली नामक स्थान पर अंग्रेजों को, सॉरी, पुर्तगालियों को पराजित किया था, ये याद। अगला सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? आपको पता है कि सूरत में की गई थी। ये उसका तस्वीर भी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सूरत में पहली अस्थाई फैक्ट्री अंग्रेजों ने अपनी बनाई थी। अगला सवाल है कैप्टन हॉकिंस के बारे में। देखो, कौन सा कथन सही है ये बताना है। 1611 में वो जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया और तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। मैंने आपको समझाया था दोस्तों कि देखो, 1611 में तो नहीं आया, ये तो गलत हो गया ऐसे ही आपको, क्योंकि 1609 में तो वो आ गया था जहांगीर के ही दरबार में। ठीक है, 1611 में तो दूसरे व्यक्ति आए थे यहाँ पर। तो देखो, अगर आप बात करते हैं कैप्टन हॉकिंस की, तो जो हॉकिंस थे ये 1608 से 1611 तक भारत में रहे ही। तो 1608 में इनका भारत आगमन हो गया था, 9 में जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं। और चूंकि इनको ये बात पता थी कि जहांगीर जो हैं, जहांगीर ये तुर्की भाषा को पसंद करते हैं और तुर्की भाषा को ही बोलते हैं, इसलिए कैप्टन हॉकिंस ने क्या किया था कि भारत आने से पहले ही तुर्की भाषा को सीख लिया था बोलना अच्छी तरीके से, कि जब जाएंगे तो जहांगीर से हम तुर्की में बात करेंगे तो आसानी से हमें परमिशन मिल जाएगा फैक्ट्री खोलने के लिए। कहां पर? सूरत में। ठीक है, लेकिन इन्हें परमिशन तो नहीं मिला, लेकिन इस चक्कर में ये तुर्की भाषा अच्छे से सीख गए थे। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है, लेकिन पहला गलत है, तो केवल दो इसका सही होता है, 33 का। ठीक है, अब आगे बढ़े। और ये देखो, राजदूत तो जेम्स प्रथम के ही थे, ये बात सही है, लेकिन आए थे नहीं 2000, सॉरी, 1611 गलत है, टाइमिंग गलत है, लेकिन राजदूत ये जेम्स प्रथम के ही थे। क्वेश्चन नंबर 34 पर आ जाते हैं अब। और अगला सवाल है आपके पास कि 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहां ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थापित हुआ था? यानी किन किन जगहों पर? भरूच में, चिकाकोल में, त्रिचिनोपोली में, या फिर तीन ही ऑप्शन ही है। ठीक है, इसमें से सही बताना है हमें। देखो, पहले चतुर्थांश की बात छोड़ दो, पहला चतुर्थांश लगभग 1625 तक होगा। ठीक है, यानी 1/4। लेकिन 1623 की मैं आपको बात बता रहा हूं, 1623 ईस्वी तक भारत में अंग्रेजों ने कई सारे कारखाने अपने बनाए थे, जिसमें कुछ प्रमुख की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला तो आता है सूरत, जो कि 1613 में ही खुल गया था, यानी स्थापित था। दूसरा आपका भरूच, जिसको कई बार भरौच भी बोला जाता है। ठीक है, तीसरा अपने गुजरात के आसपास तो बहुत सारे खुले थे, जैसे अहमदाबाद। ठीक है, और मसूलीपट्टनम में भी खुला ही था, जो कि आंध्र प्रदेश में है, तो मसूलीपट्टनम।
तो ये कुछ प्रमुख हैं, इनमें से आगरा भी है, एक आगरा, ठीक है, और आगरा के साथ साथ अजमेर भी है, अजमेर। तो ये सारे कुछ प्रमुख शहर हैं जहां पर उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है, तो सही क्या हुआ इसमें? भरूच केवल ऑप्शन में है, तो केवल पहला। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में पहला कारखाना स्थापित किया? डचों ने, फ्रांसीसियों ने, अंग्रेजों ने, या फिर पुर्तगालियों ने? देखो, आपको पता है दोस्तों कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों ने कब अपना फैक्ट्री बनाया सूरत में? 1613 में। डचों ने अपना पहला फैक्ट्री सूरत में कब बनाया? 1616 में। फ्रांसीसियों का भारत में ही पहला फैक्ट्री सूरत में बना, जो कि 1668 में था। ठीक है, इनकी पहली कंपनी, और दूसरी कंपनी ये मसूलीपट्टनम में अपना अगले साल यानी कि 69 में खोले थे। ठीक है, और देखो, डच का मैंने बता दिया। पुर्तगालियों का तो प्रथम फैक्ट्री आपको पता है कि 1503 में ही खुल चुका था, और 1668 ये सब टाइम आते आते इनका पतन हो गया था। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अंग्रेजों का टाइमलाइन सबसे पहले आता है, तो जो सही उत्तर हुआ वो ऑप्शन बी हुआ। अंग्रेजों ने अपना कारखाना जो है सबसे पहले सूरत में स्थापित किया था, वो भी 1613 में। डचों ने सूरत में कारखाना 1616 में लगाया। अच्छा, अगर डचों का प्रथम कारखाना आपसे पूछा जाए, डचों की पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ खुली, कब खुली, तो डचों की जो पहली फैक्ट्री यानी फर्स्ट था, वो मसूलीपट्टनम में खुला। कहाँ? मसूलीपट्टनम में। और कब खुला? 1605 में। ठीक है, और ये 1602 में आधिकारिक तौर पर इनकी कंपनी भारत में आ चुकी थी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक कारखाना सूरत में स्थापित किया। ये अब आपको याद होगा। अगले सवाल पर आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? प्रेसिडेंसी का मतलब जहां से गवर्नेंस कंट्रोल किया जाए, जहां से, जैसे मान लो ईस्ट इंडिया कंपनी की कई सारे फैक्ट्रियां खुल चुकी थी। कई सारे फैक्ट्री खुल चुकी थी इनकी, कई सारी फैक्ट्रियां खुल चुकी थी, लेकिन उन सबका कंट्रोल किसके पास रहेगा? तो उसके लिए प्रेसिडेंसी बनाया गया था। और पहले प्रेसिडेंसी जो था वो सूरत में था। बाद में प्रेसिडेंसी को ट्रांसफर किया गया 1687 के आसपास, मुझे लगता है ट्रांसफर हुआ होगा। ठीक है, प्रेसिडेंसी जो था वो बाद में ट्रांसफर करके कहाँ कर दिया गया? मुंबई, यानी कि उस समय जिसको बॉम्बे बोला जाता था। तो यहाँ पर आपसे यही पूछा गया है कि प्रारंभिक दौर में उनकी प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो प्रारंभिक दौर में प्रेसिडेंसी थी सूरत, और बाद में ये कहाँ पर ट्रांसफर किया गया? बाद में ट्रांसफर किया गया बंबई में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इसमें मैंने 40 तक लास्ट किया है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब एक दो क्वेश्चन रह गए हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? देखो, ये एक अच्छा सवाल है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बंबई किससे ली थी? ऑप्शन है डचों से, डेनिसों से, फ्रांसीसियों से, या फिर पुर्तगालियों से। देखो, मैं बात कर रहा हूं तो आप ध्यान से जरा समझिएगा। ठीक है, 1662 के आसपास की बात है। 1662 में जो अंग्रेज के सम्राट थे, एक जिनका नाम था चार्ल्स द्वितीय। तो जो चार्ल्स द्वितीय थे अंग्रेज के सम्राट, इनकी शादी होती है उस समय पुर्तगाली राजकुमारी से। ठीक है, पुर्तगाली राजकुमारी, जिनका नाम था कैथरीन। क्या नाम था? कैथरीन। तो कैथरीन की शादी चार्ल्स से हुई कब? 1662 में। और ये जब शादी हुई तो ऐसे में पुर्तगाल की, चूंकि राजकुमारी का शादी था, तो पुर्तगालियों ने क्या किया कि चार्ल्स द्वितीय को बंबई उपहार स्वरूप में दिया, या फिर आप ये मान लो कि दहेज के रूप में दिया। तो बंबई दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को मिला। कहां से? पुर्तगालों द्वारा। ठीक है, जब इनकी शादी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ, कब हुआ? 1662 में। और फिर कुछ सालों बाद चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया? 1668 में बंबई को किराए पर लगा दिया। आप सोचो, किराए पर लगा दिया, दहेज के सामान को इसने किराए पर लगा दिया। कितना किराया मिलता था भाई? 10 पाउंड वार्षिक, यानी कि जो रेट था 10 पाउंड एक साल में, वार्षिक रेट था ये। एक साल में किराया कितना देना था? 10 पाउंड। और किराए पर किसको दिए थे ये? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को। और देखो, 1668 में मिला, और फिर कुछ सालों बाद 1687 में क्या हुआ कि जो अंग्रेजी प्रेसिडेंसी थी
वो सूरत से हटा करके और बॉम्बे ट्रांसफर की गई। ये मैंने आपके पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया था। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। देखो, प्रयागराज का जो किला था दोस्तों, इस पर अंग्रेजों का अधिकार, हालांकि अधिकार करके लड़ाई करने की तो जरूरत ही नहीं थी। वहां के जो नवाब थे, अवध के नवाब, ठीक है, मैं लिख ही देता हूं। अवध के जो नवाब थे, जिनका नाम था सादत अली खान, सादत अली खान द्वितीय, और इनका जो शासन था यह 1798 में ही प्रारंभ हुआ और 1814 तक रहा। इन्होंने अपने प्रारंभिक समय में ही, यानी 1798 में ही, जो प्रयागराज का किला था वो अंग्रेजों को सौंप दिया था। ठीक है, अंग्रेजों, तो अंग्रेजों को इन्होंने कब सौंप दिया? 1798 में ही प्रयागराज के किला को सौंप दिया। और आप देखेंगे कि इसमें कहीं भी 1798 ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आप याद रख सकते हैं कि 1798 सही है। हालांकि अगर नजदीकी लगाना हो तो आप 1797 को लगा सकते हैं। अगला सवाल हो अगला और आखिरी सवाल है ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा, अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? देखो, आपको याद होगा कि 1687 में क्या हुआ, प्रेसिडेंसी जो थी वो सूरत से ट्रांसफर की गई और कहां पर लाई गई? बॉम्बे लाई गई। और ये फिक्स था कि जहां भी प्रेसिडेंसी रहेगा वहां एक प्रेसिडेंट यानी कि गवर्नर रहेगा। ठीक है, गवर्नेंस करने के लिए, यानी सरकार चलाने के लिए, या फिर सभी जो फैक्ट्रियां थी उन पर कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, नियम कानून पारित करने के लिए। तो जो उस समय 1687 में बॉम्बे के जो गवर्नर थे वो थे सर जॉन चाइल्ड। और ये करते क्या थे? देखो, सबसे पहले तो इसने सोचा कि जो मुगल का एरिया है उसको अपने कब्जे में लिया जाए। उस समय मुगल सम्राट कौन थे? औरंगजेब। ध्यान से समझना, औरंगजेब थे। ठीक है, और औरंगजेब के ही टाइम में जो जॉन चाइल्ड था, इसने क्या किया कि जो मुंबई था, मुंबई के पास जो तटीय इलाका था, पश्चिमी क्षेत्र का जो तटीय इलाका था, जो औरंगजेब के अपने क्षेत्र में आता था, उन सब का घेराबंदी कर दिया, यानी कि सैनिकों से उसको चारों तरफ से घेर लिया। और इसके अलावा और क्या कांड किया? जो हज यात्री थे, हज जाने वाले जो यात्री थे, उनको भी लूटपाट करता था, ये बंदी बना लेता था और लूटपाट करता था। तो ऐसे में आ गया मुगल सम्राट यानी औरंगजेब को गुस्सा, और इसने आदेश पारित किया कि सर जॉन चाइल्ड को जल्द से जल्द भारत से निष्कासित किया जाए, या पकड़ के जैसे है वैसे उसको भगाया जाए। और आखिरकार इसको, सर जॉन चाइल्ड को, इनके आगे झुकना पड़ा, और लास्ट लास्ट में ये भारत छोड़ करके भारत से रवाना हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होता है। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है एनके मैथ्स, उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको पीडीएफ जरूर मिलेगी। और मैथ्स वालों के लिए आपको वीकली जरूर वीडियो मिलेगा। काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कि पिनेकल का 7th एडिशन मैथ का मैं सॉल्व करूं, तो मैं सोच रहा हूं कि 7th एडिशन पिनेकल मैथ जो बुक आती है उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूं। इसके लिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन ये जो है जीएस वाली वो चलती रहेगी। इसके अलावा अगर जीएस के किसी और सब्जेक्ट का सोल्यूशन आपको चाहिए, घटना चक्र का ही 2025 एडिशन का, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आप वीडियो को लाइक करके कमेंट कर चुके होंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिर से आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आपको बता दें कि 2024 तक के क्वेश्चन हम इसमें शामिल किए हैं। ठीक है, 2024 के जो क्वेश्चन है वो भी शामिल किए गए हैं। और ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 मॉडर्न हिस्ट्री का नहीं, बल्कि इस चैप्टर का, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसका ये तीसरा पार्ट और यही लास्ट पार्ट भी है। ठीक है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं, चाहे वो यूपीएससी पीटी का एग्जाम हो, या फिर यूपी पीसीएस का हो, या फिर बीपीएससी का हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस का हो, या झारखंड पीसीएस का हो, सबके पीटी के क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। ठीक है, और ये 24 तक अपडेट है, ये मैंने बता ही दिया आपको। सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ भी हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स पे प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अगर आपको क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स जरूर ज्वाइन कर लें। ग्रुप का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बहुत जल्द
हम 25 तक का जो अपडेट आने वाला है या फिर आया हुआ है बुक में, वो भी अपडेटेड क्वेश्चन अलग से एक वीडियो में बता देंगे। ठीक है, तो आपको अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप कि आप दोनों वीडियो मेरे पहले के देखे हैं और उससे आपको बहुत फायदा मिला भी होगा। नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लें, क्योंकि काफी सारी चीजें जो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर कर दी हैं, वो हो सकता है पार्ट 3 में मैं आपको नहीं बताऊं, क्योंकि एक ही चीज अगर तीनों वीडियो में मैं बताते रह गया तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो अगर आप बिहार के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन यूपी के या फिर छत्तीसगढ़ झारखंड के, तो आप जरूर से इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस में वही सारे क्वेश्चंस 80 to 90% रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा और समझ भी आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ कमेंट कर दीजिए अब इसके आगे, फिर जैसे इसके अलावा मैंने बताया था कि किसी और सब्जेक्ट का सोल्यूशन चाहिए ऐसे ही, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। पहले